जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर मेंटर पे। तो चलिए आज फिर से हम लोग इकट्ठा हुए हैं काय के लिए। तो हमने दरोगा का सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं और उसको डिटेल में उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। पहले 3 वीडियो आपको आ चुका हुआ होगा और वो वीडियो देखने में आपको अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा है तो उसको शेयर करिए दोस्तों के बीच, उस पर लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपसे गुरु दक्षिणा के रूप में यही लिया जा रहा है। तो चलिए वही क्रम को, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से हम लोग शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट जो है मतलब वीडियो को। और इसमें देखेंगे आज दरोगा से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि हमारे दरोगा के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सिर्फ दरोगा के लिए नहीं, बाकी सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है। आपको आप जो भी एग्जाम की तैयारी करिए, किसी भी एग्जाम के लिए आप देख सकते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा की गण पूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो पहले राज्यसभा को समझते हैं। पहले हम किसको समझेंगे? राज्यसभा को। राज्यसभा को समझते हैं। राज्यसभा के संरचना यानी कि राज्यसभा में मेंबर कितने होंगे, इसका उल्लेख हमको आर्टिकल 80 में देखने को मिलता है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है और इसमें कहा गया है कि अभी राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। उसके बाद अगर बात करें, लेकिन अभी फिलहाल राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है कितनी? तो वर्तमान में इसका संख्या 245 है। वर्तमान में इसका संख्या कितना है? 45, यानी राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितना है? 45 है। अब ध्यान रखिएगा, 45 राज्यसभा के सदस्यों में से 12 सदस्य जो होंगे, 12 सदस्य 245 सदस्यों में से 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। 12 सदस्य को कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो 245 में से 12 चला गया, 233 बच गया। कितना? 233, यानी कि टोटल 233 राज्यसभा के सांसद जो होंगे उनका चुनाव होगा। उसके बाद अगर देखेंगे तो राज्यसभा के सांसद बनने के लिए आपको पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके बाद आपका एज 30 प्लस होना चाहिए। आपका एज कितना होना चाहिए? 30 प्लस होना चाहिए। और उसमें देखिएगा इसका उल्लेख जो है आपका आर्टिकल 84 में किया गया है। आर्टिकल 84 में इसका उल्लेख किया गया है। राज्यसभा के सांसद बनने के लिए या सदस्य बोल सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए एज कितना चाहिए? तो एज आपको 30 ईयर पूरा कर लेना पड़ेगा, तब जाके आप राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं। उसके बाद देखिएगा तो हर एक राज्य में राज्यसभा के सदस्यों की सीट डिवाइड किया गया है, कौन से राज्य में कितना रहेगा। उस क्रम में हम बिहार का बात करते हैं। तो अगर हम बात करें तो बिहार में राज्यसभा के सीट का अगर बात करें, बिहार में राज्यसभा के सीट का बात करें तो 16 सीट दिया गया है। बिहार में राज्यसभा का टोटल 16 सीट है। सबसे अधिक राज्यसभा का सीट यूपी का है जो कि 31 है। सबसे अधिक राज्यसभा का सीट, सबसे अधिक राज्यसभा यूपी से आता है जो कि आपका 31 है। सबसे अधिक राज्यसभा की सीटों की संख्या यूपी को दिया गया है जो कि 31 है। अगर हम बात करें तो उसके बाद अगर राज्यसभा में देखिएगा तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है गण पूर्ति यानी कोरम के लिए। तो ध्यान रखिएगा एक आर्टिकल 100 आता है। आर्टिकल 100 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 100 कोई भी सदन को गण पूर्ति के लिए एक निश्चित नंबर दिया गया है जो कि कुल सदस्य का 1/10 होता है। यानी
संसद की कार्रवाई के लिए, संसद की कार्रवाई के लिए या सदन की कार्रवाई के लिए, सदन की कार्रवाई के लिए 1/10 सदस्य का होना, सदस्य का उपस्थित होना अनिवार्य है और इसी को गण पूर्ति बोलते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, टोटल कितना है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितना है 245, 245। अब 245 का 1/10, 245 का 1/10 करिएगा तो 24.5 आएगा। तो क्या 24.5 आदमी सदन में अवेलेबल हो सकते हैं कि 24 आदमी रहेगा और एक आधा रहेगा? नहीं, तो उसमें टोटल कर दिया गया है कि 25। तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में गण पूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो 25, जो कि 1/10 होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा 25। वही अगर लोकसभा की बात किया जाए तो लोकसभा में कितना होगा 1/10, कितना है 543। टोटल लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है 543। इसका अगर 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 54.3, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसमें रखा गया है आपका कितना 55। कितना सदस्य को रखा गया है 55। तो ध्यान रखिएगा कि यही चीज अगर बात पूछे तो यहां पे 55 लोकसभा में गण पूर्ति हेतु, लोकसभा में गण पूर्ति हेतु, लोकसभा का गण पूर्ति हेतु कितना चाहिए 55, राज्यसभा के लिए 25। ध्यान रखिएगा, अगर 245 का बात करें, 245 का बात करें तो अभी राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है 245 क्या है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है। अगर 543 का बात करें तो अभी लोकसभा में सदस्यों की संख्या है, अभी जो है 543 आपका लोकसभा में सदस्यों की संख्या है। तो चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर स्मॉल जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर स्मॉल जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो स्मॉल जी क्या होता है, तो कोई भी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करता है, तो जिस वेग से आकर्षित करता है उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और उसे वही होता है आपका स्मॉल जी। वही क्या होता है स्मॉल जी, जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण, इसी को हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है और जिस वेग से करेगा तो वही होता है हमारा गुरुत्वीय त्वरण। अब ध्यान रखिएगा, तो गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्मॉल जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या करे किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 2-3 पॉइंट, जैसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि किसी वस्तु को ऊपर या नीचे फेंकने पर जी का मान घटता है, जी का मान घटता है। ऊपर और नीचे, कहां से ऊपर, तो पृथ्वी से ऊपर और पृथ्वी से नीचे फेंकने पर जी का मान क्या होने लगता है, घटने लगता है। ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, तो पहला तो आंसर मिल ही गया कि जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमारा घटेगा। जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु, कोई भी वस्तु है तो वहां जी का मान कहां पर उस वस्तु का ज्यादा होगा और कहां पर कम होगा। तो ध्यान रखिएगा, विषुवत रेखा पर जी का मान कम तथा ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। यानी कि
जी यानी पोल पे, ध्रुव यानी पोल पर। अगर मान लीजिए पृथ्वी है तो यहाँ पोल नॉर्थ पोल होगा और यहाँ साउथ पोल होगा, तो यहाँ पे अधिकतम होगा और विषुवत रेखा जो इक्वेटर 0 डिग्री है उस पे क्या होगा, कम होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा पृथ्वी का जो है, अगर मान लीजिए पृथ्वी को अगर तेज कर दिया जाए, पृथ्वी का जो घूर्णन काल है या घूर्णन का गति है वो तेज कर दिया जाए तो जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ज्यादा तेज कर दिया जाए तो ज्यादा तेज करेगा पोल पे, जी का मान पोल पे नहीं प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर पृथ्वी को ज्यादा घूर्णन काल मतलब घूर्णन गति ज्यादा कर दिया जाए तो विषुवत रेखा पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी का घूर्णन गति अगर तेज हो जाए तो जी का मान जो है विषुवत रेखा पे कम हो जाएगा, और कम हो जाए, घूर्णन गति कम हो जाए तो जी का मान जो है विषुवत रेखा पर अधिक हो जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, किसी वस्तु के ऊपर फेंकने पर जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जी का मान हमेशा घटेगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब किया था। गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब किया था, तो बताइएगा आप लोग कब किया था गांधी जी दांडी यात्रा का शुरुआत, जल्दी बताइए। गांधी जी दांडी यात्रा का शुरुआत कब किया था, तो ध्यान रखिएगा 1930 में। 1930 में क्या होता है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी जो है दांडी मार्च यात्रा का शुरुआत करते हैं। दांडी से मतलब साबरमती आश्रम से दांडी तक का यात्रा करते हैं, और ये यात्रा जो है 241 मील का यात्रा होता है। 241 मील का यात्रा होता है। अगर किलोमीटर में बात किया जाए तो 322 किलोमीटर का यात्रा होता है, ध्यान रखिएगा। और ये यात्रा करने में टोटल गांधी जी को या हम बोले तो कब पहुंचे थे, तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी जो है साबरमती से यहाँ दांडी पे पहुंचे थे और नमक कानून को तोड़े थे और साबरमती आश्रम से शुरू किए थे और कहाँ गए थे, दांडी, गुजरात के नवसारी जिला में पड़ता है दांडी। अब देखिए इसमें जो है टोटल इनका 78 अनुयायी पार्टिसिपेट किए थे, अनुयायी भाग लिए थे दांडी यात्रा में, या दांडी मार्च में हम बोल सकते हैं। 78 अनुयायी भाग लिए थे, कहीं कहीं पे देता है 79। तो अगर गांधी जी को मिला लिया जाए, एग्जाम में अगर पूछे कि दांडी यात्रा के दौरान कितने लोग उपस्थित थे तो टोटल 79, और सिर्फ पूछे गांधी जी के अनुयायी कितने थे तो 78। इसमें अगर गांधी जी को मिला लिया जाए, गांधी जी को मिलाने पर 79 सदस्य हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें, तो जो साबरमती आश्रम है, साबरमती आश्रम का स्थापना 1916 में गांधी जी द्वारा किया गया था। स्थापना किया गया था। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे तो 1916 में गुजरात में साबरमती आश्रम का स्थापना किए थे। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, 12 मार्च से शुरू हुआ था और खत्म कब हुआ था, 6 अप्रैल को। जब खत्म हुआ तो नमक कानून बनाकर जो है नमक कानून का उल्लंघन किए थे, जो नमक बनाकर, और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किए थे। और इसके बाद ही गांधी जी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किए थे। उसके बाद देखिएगा 12 फरवरी 1922, तो 12 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, तो 12 फरवरी को एक घटना हुआ था। 5 फरवरी 1922 को पहले जानिए, 5 फरवरी 1922 जो कि चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा जिसमें 22 पुलिसकर्मी को, कहीं कहीं पे डाटा 23 देता है, 22 या 23 पुलिसकर्मी को एक पुलिस चौकी के अंदर जिंदा जला दिया गया था।
उससे आहत होकर, और उस समय चल क्या रहा था, उस समय चल रहा था असहयोग आंदोलन, और इस समय क्या चल रहा था, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन चल रहा था। और गांधी जी जो थे वो हिंसा के खिलाफ रहते थे, हिंसा को कभी सपोर्ट नहीं किए हैं। हुआ क्या कि असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को कुछ जो है आंदोलनकर्ता जो थे वो मतलब एक पुलिस चौकी में जाकर और 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला देते हैं, जिससे गांधी जी क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, 12 मार्च 1930। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ था। वास्को डी गामा भारत कब आया था, वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो ध्यान दीजिएगा, जल्दी से बताइएगा आंसर। ये तो आपको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था, पढ़े हैं कि भारत का खोज कौन किया है, वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था, बताइए, क्या सच में भारत का खोज वास्को डी गामा किया था? नहीं, भारत का समुद्री मार्ग का खोज किया था, समुद्री मार्ग का खोज किया था भारत के लिए। जो यूरोपीय शक्ति जो थे वो भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज करने में वास्को डी गामा का ही हाथ है। तो कब किया था, तो वास्को डी गामा जो है भारत का खोज 1498 में किया था। कब किया था, 1498 में किया था, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले बार्थोलोमियो डियाज जो थे 1488 में आता है और केप ऑफ गुड होप से ही वापस चला जाता है। ये भी आ रहा था और आने के क्रम में इसको एक जो थे गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद साउथ अफ्रीका में मिल जाता है और वही भारत आने का रास्ता दिखाता है। और ये भारत में आता है तो केरल के कोची बंदरगाह पे पहुंचता है और वहाँ के स्थानीय शासक, हिंदू शासक जो जमोरिन होते हैं, वो भव्य स्वागत करते हैं। वास्को डी गामा जो है केरल तट पे पहुंचता है, मालाबार तट बोलते हैं, केरल के तट को ही मालाबार तट भी बोलते हैं। तो मालाबार तट पे पहुंचता है और वहाँ के राजा जो होते हैं, जो हिंदू शासक होते थे जमोरिन, वहाँ के राजा जिनको जमोरिन कहा जाता था, वो वास्को डी गामा का भव्य स्वागत करते हैं। और जब वास्को डी गामा भारत से वापस यूरोप में जाता है, पुर्तगाल जाता है, तो यहाँ से कुछ सामान लेकर जाता है और उस सामान को यूरोप के बाजार में जब बेचता है तो उसको 60 गुना अधिक लाभ होता है। तो इससे यूरोपीय कंट्री जो थे उनको एशिया के साथ व्यापार करने का मतलब और ज्यादा तीव्र इच्छा हो गया। और यही जो है वास्को डी गामा भारत के साथ समुद्री मार्ग का खोज किया था। भारत के समुद्री मार्ग का खोज कौन किया था, वास्को डी गामा। ध्यान दीजिएगा कि वास्को डी गामा भारत में टोटल 3 बार आया था, भारत में 3 बार आया था। एक तो 1498 में आया था, दूसरा बार वो 1502 में आया था। सेकेंड टाइम जो वास्को डी गामा भारत आया था वो 1502 में आया था। और तीसरा बार पुर्तगाली गवर्नर बन के आया था, तीसरा बार में वो पुर्तगाली गवर्नर बन के आया था 1524 में। 1524 में वो तीसरा बार, थर्ड टाइम जो है पुर्तगाली गवर्नर के रूप में आया था, पुर्तगाली गवर्नर के रूप में आया था। और यहीं पे उसका जो है भारत में गोवा में ही वो उसका देहांत हो जाता है और वो यहीं पे मर जाता है। 1492 ईस्वी का अगर बात किया जाए तो 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था, अमेरिका का खोज किया था, अमेरिका का खोज किया था। और कोलंबस जब अमेरिका का खोज किया था तो निकला था भारत का ही खोज करने, लेकिन गलती से अमेरिका पहुंच गया। और जब अमेरिका पहुंच जाता है तो वहां के लोग उसको गोरे गोरे दिखते हैं। अब अमेरिका में जाइएगा, ठंडा प्रदेश है, तो वहां के सब देखिएगा व्हाइट व्हाइट दिखेगा। और वहां के लोगों को ये बोला था कि ये रेड इंडियन है, रेड इंडियन। और ये बोला था कि भारत उपमहाद्वीप का ही एक हिस्सा है, उसको नहीं पता था कि वो अलग महादेश ही है। वो बोला कि भारत का ही हिस्सा है
और यहाँ के लोगों को उसने क्या नाम दिया, रेड इंडियन कहा। बाद में एक जो है यात्री, समुद्री यात्री अमेरिकी वेस्पुसी जो है अमेरिका का विस्तार से खोज किया और उसी के नाम पे अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ता है। समझे? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो भारत आया था, ये तीनों बार आया था, लेकिन पहली बार अगर पूछा जाए तो 1498 में, यानी 1502 में दूसरा बार आया। उसके बाद 1524 में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में वास्को डी गामा तीसरा बार भारत आता है और यही समय उसका लास्ट हो जाता है। 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ था। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा, बिहार में टोटल 2 कांग्रेस अधिवेशन हुए थे। बिहार में अगर बात करें, बिहार में टोटल 2 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन तो पहला कब हुआ था, तो पहला जो हुआ था हमारा 1912 में हुआ था। पहला कब हुआ था, 1912 में। दूसरा कब हुआ था, 1922 में हुआ था। एक 12 में और 10 साल बाद 22 में हुआ था। पहला जो हुआ था वो कांग्रेस का अधिवेशन 27वां था, 27वां कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। और 22 में हुआ तो 10 साल बाद, तो एक कैमा हो जाएगा 37वां अधिवेशन। तो 27वां और 37वां अधिवेशन दोनों बिहार में हुआ था। 27वां जो हुआ था वो बांकीपुर में हुआ था। कहां पे हुआ था, बांकीपुर में हुआ था। और जो 37वां अधिवेशन है वो गया में हुआ था और गया का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, गया जी, गया जी। अब ध्यान रखिएगा, इसका जो बांकीपुर का अधिवेशन हुआ था इसका अध्यक्षता RN माधोलकर ने किया था। RN माधोलकर ने किया था। और जो 37वां अधिवेशन हुआ था गया में जो हुआ था उसका अधिवेशन CR दास ने किया था। CR दास यानी चित्तरंजन दास ने किया था। तो ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है आपको, सो देखिए, पहला अधिवेशन बिहार में कब हुआ, 1912 में। दूसरा कब हुआ, 1922 में, यानी बिहार में मात्र 2 अधिवेशन। 12 वाला कैवा नंबर का अधिवेशन था, 27वां था। 10 साल बाद हुआ है तो 22 वाला कैवा नंबर का होगा, 37वां होगा। ये कहां पे हुआ था, 12 वाला बांकीपुर में हुआ था। 22 वाला कहां पे हुआ था, गया में हुआ था। 12 वाला का अध्यक्ष कौन थे, ये अध्यक्ष हैं, कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे तो RN माधोलकर थे। और 22 वाला का कौन थे, CR दास थे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ था, आराम से आप बता सकते हैं कहां हुआ था, बांकीपुर में हुआ था। और दूसरा अधिवेशन गया में हुआ था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 12 वाले इसलिए याद रखना है क्योंकि 12 वाले अधिवेशन में ही जो कांग्रेस का निर्माण जो हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना किया गया था A.O. ह्यूम द्वारा, A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था, कांग्रेस का पिता कहा गया था। यानी हम बोल सकते हैं ये 12 वाले अधिवेशन में ही A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। ध्यान रखिएगा, तो इसको ऐसे याद रखना है। तो अब याद रहेगा बिहार में कांग्रेस का 2 अधिवेशन, एक बांकीपुर, दूसरा गया। बांकीपुर वाला 27वां था, 12 में हुआ था। और गया वाला 37वां था, 1922 में हुआ था। एक का अध्यक्षता CR दास, एक का RN माधोलकर किए थे। CR दास कौन है, CR दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु। CR दास कौन है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है, ज्वारनद मुख एस्चुरी का निर्माण करती है। ध्यान रखिएगा, एस्चुरी
एस्चुरी का निर्माण वो नदी करेगी जिसमें तेज धार हो। पहला चीज ज्वारनदमुख वह नदी बनाती है, वह नदी बनाती है जिसमें तेज धार हो। अब बताइएगा इन सब में से, इन चारों में से तेज धार किसका होगा? बताइए, समझदार हैं आप लोग। यानी तेज धार कौन से पानी का धार तेज रहेगा? तो जो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी में धार तेज होगा ना। ज्यादा दूर जाते जाते उसका धार यानी कि उसका बहाव कम जाता है, और बहाव कम जाने के कारण जो है वो जो है एस्चुरी का निर्माण नहीं कर पाती है, वो डेल्टा का निर्माण कर देती है। तो ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए कावेरी, गोदावरी, तापी और महानदी, ऑप्शन 4 दिख रहा है। अब बताइए आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा क्या? तापी। तापी। ऐसे जनरली याद क्या रखना है, अगर शॉर्ट में याद रखना है तो बस एक बात याद रखिएगा कि अरब सागर में गिरने वाली नदी, अरब सागर में गिरने वाली नदी, अरब सागर में गिरने वाली नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी डेल्टा का निर्माण करता है, डेल्टा का निर्माण करता है। अब बताइएगा इनमें से कौन नदी जो है अरब सागर में गिरती है और कौन बंगाल की खाड़ी में गिरती है? आप जल्दी से बता दीजिए। तो कावेरी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बच क्या गया? तापी, जिसे ताप्ती नदी भी कहते हैं। तो ये जो है अरब सागर में गिरती है। ये किस में गिरती है? अरब सागर में, अरब सागर में। और ताप्ती की एक सहायक नदी है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, सहायक नदी, जिसको हम पूर्णा कहते हैं। सहायक नदी कौन है ताप्ती का? पूर्णा। पूर्णा एक सहायक नदी किसका है? ताप्ती का है। अब ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है, भारत की दक्षिणी गंगा, भारत की दक्षिणी गंगा। और दूसरा क्वेश्चन, भारत की दक्षिण की गंगा। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, यही में लोग फंसते हैं। एक भारत की दक्षिणी गंगा और एक भारत की दक्षिण की गंगा। बताइएगा दोनों का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट में बताइए दोनों का आंसर क्या होगा, जल्दी से। नहीं पता है? ध्यान दीजिए, अब याद होगा और कभी भूलिएगा नहीं। दक्षिणी गंगा जो होता है वो गोदावरी को कहते हैं। दक्षिणी गंगा गोदावरी। क्यों कहते हैं दक्षिणी गंगा? क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, जिसका 1465 किलोमीटर लंबाई है लगभग। तो गोदावरी लंबाई के कारण दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी है, तो लंबाई के कारण इसे दक्षिणी गंगा कहते हैं। और दक्षिण भारत के लोग कावेरी को पवित्र नदी मानते हैं, कावेरी को, और पवित्रता के कारण इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अब दोनों में कंफ्यूजन दूर हुआ। दक्षिण की गंगा कावेरी। अब ध्यान देखिएगा, दक्षिणी गंगा, देखिए तो इसमें की लगा हुआ है? नहीं है, तो की नहीं है, डायरेक्ट गंगा है, तो ग से गंगा, ग से गोदावरी। और दक्षिण की गंगा, देखिए तो इसमें क लग गया कावेरी, क से की लग गया, तो यहाँ पे कावेरी। जिसमें की पूछ दे कावेरी, जिसमें क नहीं रहे डायरेक्ट दक्षिणी गंगा पूछे तो गोदावरी। इसको ध्यान रखना है। समझ में आया? उसके बाद ध्यान रखिएगा। तो कावेरी जो हो गया दक्षिण
की गंगा हो गया और गोदावरी दक्षिणी गंगा। गोदावरी का उद्गम स्थल देखिएगा तो महाराष्ट्र के त्रयंबक पहाड़ी से निकलता है। गोदावरी जो है महाराष्ट्र के त्रयंबक पहाड़ी से निकलता है। वही कावेरी जो है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है, कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है। वही महानदी का बात करिएगा तो महानदी का उड़ीसा में जो है सिंहवा पर्वत श्रेणी वहां से जो है निकलता है, छत्तीसगढ़ के सिंहवा पर्वत श्रेणी से निकलता है। और महानदी पर ही सबसे लंबी बांध हीराकुंड बांध है। सबसे लंबा बांध महानदी पर है हीराकुंड बांध, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आप कमेंट करिए आंसर को, जल्दी जल्दी देखते हैं कौन कौन बताते हैं। चलिए पृथ्वी दिवस, तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस हमारा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 22 मार्च को हमारा बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस। उसके बाद और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जल संरक्षण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जल संरक्षण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जल संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। और 21 जून को क्या मनाया जाता है? 21 जून को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आप लोग का कमेंट में इंतजार रहेगा कि 5 सितंबर 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है। जल्दी से अगला वीडियो में इंतजार रहेगा एक क्वेश्चन का। आपका कमेंट हम पर डे पढ़ते हैं। कमेंट में आप आंसर दीजिएगा कि 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है और किनके जयंती पे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है? मनाया जाता है और किनके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? कमेंट में सबका जवाब आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महिला क्रिकेट विश्व कप कौन सा देश जीता है? हाल ही में मतलब कि 2025 में ही हुआ है। और महिला क्रिकेट विश्व कप बताइएगा, करंट का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। और देखिएगा कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, समझ गए? तो जल्दी से बताइएगा महिला क्रिकेट विश्व कप कौन सा देश जीता है? तो अभी हाल ही में महिला क्रिकेट विश्व कप हमारा भारत जीता है। भारत की शेरनियां महिला क्रिकेट विश्व कप जीती है। और जो ये भारत जो है विश्व कप ये पहली बार जीती है। पहली बार विश्व कप जीती है। और इस क्रिकेट टीम का जो भारतीय क्रिकेट टीम था उसका कप्तान जो थी, कप्तान हरमनप्रीत कौर थी। कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। हराई किसकी? किसको? साउथ अफ्रीका को। इसको हराकर, साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल खेला कहां गया? फाइनल खेला गया मुंबई। फाइनल कहां खेला गया है? मुंबई। फाइनल कब कहां खेला गया है? मुंबई में खेला गया है। तो एक करंट का क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था? ऑप्शन है आपका गुरु अंगद देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह। बताइएगा जल्दी से, गुरुमुखी लिपि का शुरुआत कौन किया था?
तो उससे पहले आप बताइएगा कि सिख धर्म में कितने गुरु हुए थे, सिख धर्म में कितने गुरु हुए थे, इसका जवाब दीजिएगा। सिख धर्म में 10 गुरु हुए थे। कितने गुरु हुए थे? 10 गुरु हुए थे। तो पहला कौन थे? तो आपके गुरु नानक पहला थे। दूसरा कौन थे? दूसरा गुरु अंगद। दूसरा गुरु कौन थे? गुरु अंगद थे। उसके बाद देखिएगा तीसरा गुरु कौन थे? गुरु अमरदास। तीसरा गुरु अमरदास। चौथा गुरु कौन थे? गुरु रामदास। चौथा गुरु कौन थे? गुरु रामदास। चौथा गुरु रामदास। पांचवा गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। पांचवा गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। छठा गुरु कौन थे? गुरु हरगोविंद। छठा गुरु हरगोविंद थे। सातवां गुरु कौन थे? गुरु हरराय। आठवां गुरु कौन थे? तो गुरु हरकिशन। आठवां गुरु हो गया। नौवां गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। और 10वां गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ये सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए। 10 का नाम आपको लिख दिया है, याद कर लेना है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? तो गुरुमुखी लिपि का शुरुआत दूसरे गुरु किए थे। दूसरे गुरु कौन है? गुरु अंगद जो थे गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किए थे। गुरु अर्जुन देव कितवें नंबर के गुरु है? तो गुरु अर्जुन देव 5वें नंबर के गुरु थे। गुरु नानक कितवें नंबर के हैं? तो पहले, यानी सिख धर्म के संस्थापक के रूप में गुरु नानक। और सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह 10वें थे और अंतिम थे। इसके बाद कोई गुरु का पद नहीं रहा, खत्म कर दिया गया। तो इसको ध्यान रखना है। तो हमारा निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था? तो गुरु अंगद ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा नहीं बनाती है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, नहीं पूछ रहा है। तो अब बताइएगा, चीन है ऑप्शन में, ताइवान है, बर्मा है, भूटान है। और बर्मा का न्यू नेम, बर्मा पुराना नाम है, बर्मा का नया नाम क्या है? म्यांमार। तो अब आप लोग बताइएगा जल्दी से, कौन सा देश नहीं बनाता है? तो भारत कितना देशों के साथ सीमा बनाती है? हर वीडियो में क्वेश्चन आ रहा है। सोचिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंस है। और ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सोचिए कि हर एक शिफ्ट में लगभग जितना भी दरोगा का एग्जाम हुआ है, हर एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि 7 देश के साथ सीमा बनाती है। कौन कौन देश था? 7 का नाम आपको याद होगा, तो यहाँ पे हम बता देते हैं बस। चीन के साथ बनाता है तो कितना किलोमीटर बनाता है? 3488 किलोमीटर। बर्मा के साथ बनाता है 1643। भूटान के साथ बनाता है 699। और ताइवान के साथ सीमा नहीं बनाता है। ताइवान के साथ भारत सीमा नहीं बनाता है। अतः इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ताइवान आपका आंसर हो जाएगा। आंसर में कौन हो जाएगा? ताइवान। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोग ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए। और उसको आपके करने से, लाइक और कमेंट करने से, या फिर आपको कोई सुझाव देना है कमेंट में करिए। और आपके कमेंट से ही हम लोग और सुधार करेंगे। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको दोस्तों तक पहुंचाइए और खूब देखिए और खूब मन लगा के पढ़िए। और इसी प्रकार के और सेट लेकर हम पर डे आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।